वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्राइंग रूम डिस्कशंस। और अहमद टोपी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लगता है जुमा पढ़ के वापस फौरन नजर आए हैं। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली कि सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। उन्होंने चंद्रयान थर्ड जो उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने सेफली लैंड हुआ, वो मैन्यूवर कर रहे हैं उस पूरी टेरेन को। और बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था कि मून के साउथ पोल पे पहली दफ़ा जो है वो लैंडिंग हुई है। और इसरो ने बड़ा काम किया है कि वहाँ पूरा डेटा कलेक्शन हो रही है अब, और बड़ी कामयाबी की बात है। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे और साथ साथ हम फैक्ट्स पे भी जाएंगे, साथ साथ हम पॉलिटिकल डिस्कशन भी इसके अंदर इंटेल डालेंगे कि स्पार्को और इसरो कब बने, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, कुछ रिसर्च भी है तो वो भी शेयर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं सबसे पहले हाँ यार, इंडियंस को कि बिल्कुल यार, उन्हें पहली बात तो ये कि हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ। और साइंस किसी एक खित्ते की, किसी एक मजहब की, किसी एक मुल्क की जागीर नहीं है। साइंस या इल्म जो है वो तो सबके लिए इल्म बिल्कुल है। ऐसे इसी ही। तरह जो काबिल लोग हैं या अच्छा मौसीकार है, अच्छा आर्टिस्ट है या अच्छा साइंसदान है, वो इस पूरी दुनिया का यानी कि वो उसका असासा है। अगर वो कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो ऑब्वियसली वो एक मुल्क के लिए नहीं होती, वो एक उसकी ग्लोबल नॉलेज में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस हवाले से देखा जाए तो साइंस के लिए एक बड़ा अहम कदम है। और भारत को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। ऑब्वियसली एक तरफ इतनी तरक्की है कि जो है मतलब वो लोग चांद पे पहुंच गए। दूसरी तरफ ऑब्वियसली वहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह ही, ये मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, पूरे हमारे साउथ एशिया में बांग्लादेश हो गया, हम हो गए, इंडिया हो गया, गुर्बत के भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो आई होप के मतलब बहुत अच्छी बात है साइंसी तरक्की या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत के तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। बट ये जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, आम आवाम का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जिस तरह एक गरीब आदमी रह रहा है, आई होप कि इतना ज़्यादा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ना हो और पूरे हमारे इस खत्ते में कोई ये जो क्लास कॉन्ट्रडिक्शन है ये कम हो सके और साइंसी तरक्की भी हो और उसका जो फ़ायदा है वो गरीब आवाम तक भी पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें हम थोड़ा उसमें जाते हैं डिटेल में कि बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया 1947 में आज़ाद हुए। एक 14 अगस्त को और एक 15 अगस्त को, दो मुल्क जो बेसिकली इकट्ठे थे, बाद में सेपरेट हुए, एक अलहदा मुल्क बन गया, एक अलहदा मुल्क बन गया। अब क्योंकि दोनों मुल्क के जो है वो एक रेस थी कि कौन बेहतर परफॉर्म करता है इकनॉमिकली भी और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी। तो मैं थोड़ा बताता चलूँ कि जो हमारा है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को, ये 1961 में ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बनाया, जिनको हमने डिसोन कर दिया था, और क्योंकि वो उनकी मज़हब और अकीदतमंदी की वजह से। तो अब उस बहस पे तो नहीं जाते रिलीजियस उस पर, मगर जो इंडिया है उन्होंने हमसे 9 साल के बाद इसरो शुरू किया, जो बेसिकली इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बेसिकली इन्होंने जो अभी एक अचीवमेंट की है चंद्रयान 3 की, इन्होंने और भी पुराने दौर में बहुत अच्छा काम करते रहे। इन पे मैं एक ज़रूर बताता चलूँ कि एक अहमद एक सीज़न है रॉकेट बॉयज़ जो इसी साल आया है, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने बड़ी डिटेल रिसर्च करके उन्होंने वो बनाया है। और साथ ही साथ ये कि विक्रम जो विक्रम थे नाम उनका उनका मुझे पूरा नाम थोड़ा भूल गया, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बेसिकली जो है ये इन्वेंशन की, इसकी इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट कि हम जो है वो स्पेस में जाएंगे और ताकि हमें वहाँ की भी नॉलेज मिल सके। तो बजट वाइज अगर बात करते चलें तो तकरीबन स्पार्को का बजट इज़ अराउंड $26 मिलियन, और जो इसरो है उसका बजट इज़ अराउंड ओवर द $1 बिलियन है, मतलब 1 या 2 बिलियन डॉलर्स है। तो इसके अंदर क्या बताता चलेगा अहमद के लोगों को फन फैक्ट, और के जो बेसिकली सेटेलाइट्स होती हैं ये भी इन्हीं इदारों को, यही इदारे लॉन्च करते हैं। हाँ साथ यार, साथ जो आपका टेलीकम्युनिकेशन इसी तरह ही नेटवर्किंग है, है। इसी तरह ही है। मेरा ख्याल है आइजनहावर जो है ना अमेरिका में, उसने मतलब इसकी बात की थी कि हमें मून में जाना चाहिए या नहीं। तो आइजनहावर की गवर्नमेंट में उन्होंने कहा नहीं यार, ये जो है ना हमें कोई ज़रूरत नहीं है मून में जाने की और इस पे तो बड़ा खर्चा हो रहा है ये वो। फिर कैनेडी की गवर्नमेंट आई तो कैनेडी के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। तब दोबारा इदारों ने कहा कि भाई आपको जाना चाहिए। तब अगर मैं नहीं भूलता तो कैनेडी था वो।
उसने कहा कि नहीं यार, हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब अक्सर लोग यही बात करेंगे कि यार चांद पे जाने का हमें क्या फ़ायदा, वहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन चांद पे जाने के बाद या आज जितनी आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन देख रहे हैं, जितना आप इंटरनेट देख रहे हैं और टेलीफोनिक नेटवर्क्स हैं, केबल टीवीज़ हैं, ये मतलब इसमें बहुत बड़ा इनकलाब आया था। तो ज़ाहिर बात है, जब स्पेस को आप एक्सप्लोर करते हो, आप सेटेलाइट पूरा, यानी कि दुनिया यहाँ घूम रही है तो ऊपर सेटेलाइट है, तो कम्युनिकेशन जो है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद डिस्कवरीज आप काफ़ी नई नई उसमें कर सकते हो। और फिर आजकल तो डिफेंस का बड़ा चक्कर है, सर्वेलेंस का बड़ा चक्कर है। तो एक मजबूत दिफाई निज़ाम के लिए आप लोगों में से अक्सर को शायद ये बात पता हो कि जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो स्पेस में, मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अक्सर रूस हो गया, अमेरिका हो गया, स्पेस में उनके सेटेलाइट्स मौजूद हैं कि अगर उनकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है तो वो स्पेस में से ही वो सेटेलाइट डिटेक्ट कर लेगा कि यार इस मुल्क की तरफ ये मिसाइल आ रहा है, क्योंकि वो सेटेलाइट काफ़ी ऊपर होगा। तो ये बड़ा ज़ाहिर बात है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू और बहुत बड़ी एक इंसानियत की कामयाबी है चांद पे जाना। और उसमें सबसे बड़ा जो मतलब इंसान उससे सीखता है वो यही है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। इंटरनेट हो गया और दीगर राब्ते के जो ज़राए हैं उसमें बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ आती हैं और बड़ी नई नई किस्म की इन्वेंशंस करने के इंसान काबिल हो जाता है। और साथ ही साथ ये कि आपको गैलेक्टिक अलाइनमेंट होगी, आपको बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या मूवमेंट्स हैं, वो किस तरह के हैं। जिस तरह हमें बाद में पता चला कि जब ये बेसिकली 2000 से पहले की ये सारी बातें कि वीनस का पता चला, मर्करी का पता चला, सैटर्न का पता चला, उसके बाद प्लूटो का पता चला, फिर जो आपका यूरेनस है उनके मून्स के बारे में पता चला। मतलब बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। जब इंसान को बेसिकली अहमद ये भी है ना कि जब हम ज़मीन पे बैठे होते तो आज से 2000 5000 7000 साल पहले भी लोग समझते थे कि यार ऊपर क्या होता होगा, ये जो तारे नज़र आते हैं ये तारे क्या हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लैक होल्स क्या हैं, ये चीज़ें क्या है। तो बाकायदा ग्रीक मैथोलॉजी भी जो है वो बेसिकली ज़्यादातर ग्रीक जो गॉड्स हैं वो इसी तरह प्लैनेट्स के नाम के ऊपर बड़े मतलब लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया। और आज हम इस जगह पे बैठे हुए कि जहाँ इंडिया या आपका यूएसए, उसके बाद चाइना, रशिया, ये सब मिलकर दे आर प्लानिंग टू बिल्ड स्पेस टाउन जो कि बेसिकली मून पे होगा। और एक इसमें फन फैक्ट बताता चलूँ कि जब आप मार्स के लिए जब जाते हैं तो मार्स का एक टाइम लैप आता है, उसके अंदर हर 2 साल के बाद मार्स और अर्थ अलाइन होते हैं। तो अगर आप तब उस टाइम लैप के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपका जो डिस्टेंस है वो कम होता है और टाइम जल्दी से जल्दी आप उधर जर्नी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ ये भी वो है कि 2025 के अंदर या गालिबन 2026 में जो ये इलॉन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स और बाकी जितनी भी और कंपनीज हैं, इसरो होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, ये दे आर प्लानिंग कि ये मार्स में भी एक कॉलोनी शुरू करें, साथ साथ वहाँ रिसर्च फैसिलिटी हो, साथ फिर मून पर रिसर्च फैसिलिटी हो। तो ये बड़ा एक इनकलाबी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले वक्तों में ये जब हम देखेंगे तो हमें बड़ा खुशी भी महसूस होगी और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी कि क्या है कि प्रीवियस जो डिस्कवरीज हैं और जो अभी डिस्कवरीज होंगी। हाँ यार, अगेन ये क्यूरियस लोगों का काम है। मेरा नहीं ख्याल कि ये हर बंदे का जो है ना, जिस तरह आपकी समंदर के नीचे की ज़िंदगी है, हर बंदा ना इसमें इंटरेस्ट ले सकता है ना इसको परसू कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इन फील्ड्स की तरफ, और मुझसे अगर आप पूछें तो अपनी अपनी फील्ड के वो चोज़न वंस ही मैं उन्हें कहूँगा, मजजूब कह लें या उन्हें, मतलब आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, वो लोग होते हैं जिनका इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। आम लोग तो यही है, समंदर पे गए और चल फिर के आ गए, लेकिन जो मरीन बायोलॉजिस्ट हैं या इस टाइप के लोग हैं, ये लोग ही और हैं। मैं रिसर्च ही बहुत ज़्यादा, हाँ, एप्टीट्यूड ही और है। मैं और आप रिसर्च करना चाहें भी तो शौक से इन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं रिसर्च कर सकते। तो ये बड़े मतलब नफीस किस्म के और डिफरेंट किस्म के लोग हैं। मैं एक जगह पे काम करता था तो वहाँ हमारे पास एक फॉरेन इंजीनियर आया मशीन इंस्टॉल करने। तो वो कहता, मतलब मैं भी मेंटेनेंस इंजीनियर था, उसने कहा हम भी जो है इंस्टॉलेशन वाले इंजीनियर्स हैं, ऑपरेशंस वाले इंजीनियर हैं। फिर वो कहता हमारे एक लोग होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, R&D इंजीनियर्स। वो कहता वो इस तरह के लोग होते हैं कि जब वो लैब में जाते हैं तो 3-3 दिन वहीं रहते हैं और 24-24 घंटे वो अपने डेस्क के साथ लगे रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आम लोगों का तो ये काम ही नहीं है, इतना क्यूरियस होना और फिर उसको परसू करना। तो वही मैं बात कहूँगा कि अगर आप देखें इसरो की जो बाद में तस्वीर भी आई कि वहाँ पे ख़वातीन उनकी साइंटिस्ट हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है
कि मतलब ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं, तो वो कितने सादा लिबास में वहाँ बैठी हुई हैं। अपने काम से उनको गर्व है सर। हाँ, तो जो एक काम वाला बंदा होता है ना, उसका यही होता है कि वो अपने स्किल पे मतलब उसका सारा फोकस होता है। वो उसकी पहन क्या रहा है, खा क्या रहा है, ये चीज़ें उसके लिए बड़ी मायने नहीं रखती, बिल्कुल भी। मायने नहीं रखती। वो अपने काम से अपने आप को मनवाता है। और फिर अगेन ब्रेन ड्रेन की अगर हम बात करें तो वही बात है कि स्पार्को जिन्होंने शुरू किया वो आज सारे कहाँ हैं। और अगर आज की भी हम बात करें तो आई एम क्वाइट श्योर कि यार जितने भी बड़े मतलब इदारे हैं ना, ऑक्सफोर्ड कह लें, हार्वर्ड कह लें या किंग्स कॉलेज कह लें, आई एम श्योर कि वहाँ ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, या फिर मतलब ये स्पेस वाली जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी शायद मैं गलत बोल गया हूँ, वो तो सितारों के, हाँ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो तो गए। मतलब वो रिसर्च कर रहे होंगे अभी भी। मतलब एक से एक बंदा होगा जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर पढ़ रहा होगा, पाकिस्तानी होगा, वहाँ गया होगा। तो होंगे लोग, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं हैं। तो अब वही हुकूमत की क्या क्या हम कर रहे हैं कि उन लोगों को हम वापस लाएं और हमारा जो है ना मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम मुल्क में दोबारा शुरू हो सके। तो सैडली यार उस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। हाँ, बेसिकली ये भी है ना कि हमारे अगर अगर हम फॉर एग्जांपल कंपैरिजन भी करते हैं, वो तो हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं बनता, क्योंकि इंडिया ने जो अभी अचीव किया, और पाकिस्तान का जिस तरह हम पहले बता रहे हैं कि जो स्पार्को है वो बेसिकली 9 साल पहले बना था, और वो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बनाया, उनको बाद में हमने डिसोन कर दिया, और फिर हमारी जितनी भी काविशें थी वो धरी की धरी रह गई। अब इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर हम स्पार्को की हिस्ट्री का स्टार्ट करें, तो स्पार्को का पहला जो बेसिकली लॉन्च था वो था 17 जून 1962। 1962 1961 कुछ कुछ डेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अब इनका जो पहला रॉकेट था वो अनमैन्ड था, रहबर 1, जो कि सोनमैनी टर्मिनल लॉन्च से नासा की हेल्प से इन्होंने सिक्योर किया, और उसके बाद ये फिर गया, और यहाँ जो है वो 10th पाकिस्तान एशिया के अंदर 3rd कंट्री था जिसने अपना पहला रिसर्च जो स्पेस प्रोब था वो लॉन्च किया। उसके बाद फिर दुनिया के अंदर ये 10वें नंबर पे था। फिर बाद में इन्होंने रिपोर्ट्स आती हैं विस्कॉन्सिन की, इन्होंने प्रोजेक्ट किया न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल का 1962 में, जहां नासा के साथ मिलके इन्होंने बेसिकली स्किल्स और कैपेबिलिटी को देखा, फील्ड्स को पढ़ा, साइंटिस्ट आए, रिसर्च हुई, पाकिस्तानी साइंटिस्ट नासा गए, नासा के साइंटिस्ट इधर आए, ट्रेनिंग्स हुई, और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम शुरू किया। मगर पाकिस्तान का जो बेसिकली जो ये स्पार्को का टेक ऑफ था ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि एक तो हमारी पॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में मसले, फिर जंगें, चीज़ें, प्रॉब्लम्स, तो हम इन्हीं चीज़ों में गिरदा गिर्द घूमते चले गए। हमने आगे जो है वो जिसको कहते हैं ना कि तकनीकी खराबी की वजह से जहाज़ लैंड हो गया, और वो जहाज़ उड़ ही नहीं पाया कभी भी, क्योंकि हमने ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। तो जब हम कंपैरिजन एक तो हम कर नहीं सकते इंडिया के साथ, बिकॉज इंडियंस विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम देखते हैं, दे आर वेरी वेल ड्रिवन पीपल, और वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, और साथ साथ दे वांट देयर कंट्री टू बी सक्सेसफुल। इन आइदर केस पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इवन दो अहमद को चांस मिले या मुझे चांस मिले या बाकी सबको मिले, हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर पाकिस्तान में काम करें, बहुत बेहतरीन काम करें, सब कुछ करें, मगर कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, तो वो हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान का सिनेरियो बहुत अलग है इंडिया से। तो हम एक कंपैरिजन की गेम में नहीं जाते, मगर साथ ही साथ मैं ऐड ऑन ये करता चलूँ कि जो इसरो के जो बेसिकली हेड्स हैं वो ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो बाय प्रोफेशन दे आर एरोस्पेस इंजीनियर्स या साइंस या फिर साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हेड्स हैं फॉर द पास्ट 26 ईयर्स वो ज़्यादातर आपके आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो मेजर जनरल्स हैं, और आपको कोई भी एक नॉर्मल सिविलियन या साइंटिस्ट नहीं नज़र आएगा। मतलब इसके ऊपर प्रॉपरली कभी काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें स्पार्को का बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, जो जो कराची में रहते हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि जी स्पार्को रोड है, और वो स्पार्को क्या है, क्या करती है, क्या नहीं करती, किसी को नहीं पता। तो ये एक ओवरव्यू है अभी तक का। और बाकी अहमद, इस पे एक और भी मुझे चीज़ याद आती है कि जब हम ये प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि जैसे रेबर फर्स्ट हमने लॉन्च किया इतने अरसे पहले,
उस वक्त तो हमारे पास कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं थी और हमारे पास बड़े थिंक टैंक्स और बड़े ब्रेनी लोग थे। इस दौर में भी तो बड़े लोग हैं ऐसे, जो बेसिकली नासा के अंदर भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेस एक्स में भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी हो गई या बाकी जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो सारे के सारे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर हालात के अंदर जो पाकिस्तान जिधर अभी खड़ा हुआ है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक तो रिलीजियस वो बहुत ज़्यादा है, सेंटिमेंट है कि जी वो मुसलमान है, वो इंडियन है, वो हिंदू है, वो फलाना है, वो डमकाना है। इससे हम कभी बाहर ही नहीं निकले। तो क्या कुछ देखता है कि अनदर लाइक 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन कि जब हम स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे तो हम वाकई इस रेस में जाएंगे या हम फिर भी अभी भी प्लॉट और स्कीमें काटने लग जाएंगे? यार सबसे पहली तो बात काटते ये है हैं। कि मतलब हम जिस तरह देखते हैं कि 60s का एरा जो है वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट का एरा था। अब वो किसी भी वजह से हो, उसके पाकिस्तान ने बाद में बड़े रिपरकशंस भी जो है हमें झेलने पड़े, लेकिन चलो हम फॉर द सेक ऑफ इट हम ये कह लेते हैं कि हुकूमत तो खैर बड़ी नाअहल थी उस वक्त भी। अयूब खान साहब जो थे, फातिमा जिन्ना को उन्होंने इलेक्शन हराया और बड़ा कुछ करके वो बीडी मेंबर्स का निज़ाम और पता नहीं क्या क्या वो करके उन्होंने कुछ ख़ानदानों को जो है ऑब्लाइज करके एक पूरा निज़ाम चल रहा था। अमेरिका की बड़ी एड थी जिसको इकोनॉमिक बूम कहा जाता है। लेकिन चलो आपको नज़र आता है कि यार PIA एक बहुत अच्छा इदारा थी। फिर पाकिस्तान उस वक्त ये सोच रहा था कि यार हमें कुछ आगे जाना है। सुपारको थी, अब्दुल जैसे जहन पाकिस्तान फिर भी प्रोड्यूस कर रहा था। वो बहरहाल जिस तरह के भी लोग थे इस मुल्क में रह रहे थे और वो मुल्क की खिदमत कुछ ना कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि यार तारीख़ में हमारी प्रायोरिटीज़ कब चेंज हुई, 71 किस तरह हुआ और बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। उसके बाद फिर क्या मामलात हुए, 75-76 तक जाते हुए हमारा हुक्मरान तबका क्या कर रहा था, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ थी। ज़ियाउल हक साहब जब आए तो फिर उनकी क्या प्रायोरिटीज़ थी। 88 में ज़ियाउल हक साहब का जब तैयारा क्रैश हुआ, नवाज शरीफ और बेनज़ीर आए तो इनकी क्या तरजीहात थी। तो जब आप इस तरह देखते हो ना कि मतलब इस स्टेट की प्रायोरिटीज़ जो है ना, मतलब जो दिफाई इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि अवाम हमें बड़ा माने और हमारी तरफ देखते रहें और हम अपने जो है वो काम बड़ी आसानी से निकलवाते रहें। उसके लिए अगर उनको स्प्लिंटर ग्रुप्स बनाने पड़े, कुछ जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो अब हो गई हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़े, कश्मीर जहाद के लिए कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़े। तो अगर आपका यही विजन है कि यार हमने बस लड़ने के लिए इधर फोर्स बना लो, इधर बना लो, फ़लाने फैक्शन को फ़लाने फ़िरके के ख़िलाफ़ फ़लाने फ़िरके की एक मिलिशिया रेज़ कर दो, वो कर दो, ये चल रहा था पीछे। और मेहरान बैंक स्कैंडल अब तो मंजर आम पे भी वो आ गया है। फलानी पार्टी को दबाने के लिए इनको पैसे दे दो, इस पार्टी को हराने के लिए उसको पैसे दे दो। तो कॉरिडोर्स में हमारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनकी यही विजन है कि भाई इसको दबा दो, इसको वो कर दो, मज़हब के नाम पे इस तबके को खड़ा कर दो, अब इसको कर दो, अब इसको कर दो, बस, और हमारी ताकत बरकरार है। दूसरी तरफ जो सियासतदान है उनका भी आप देख लें, पूरा 90s का एरा उठा के देख लें, इवन अब भी उठा के देख लें, उनका यही है कि यार हम किस तरह जो है वो ताकतवर हलकों के आगे लेटे रहें ताकि इक़्तिदार हमें मिलता रहे। तो जो पूरी आपकी अशराफिया है, मतलब वो आपका ब्यूरोक्रेसी हो या वो आपकी अदलिया हो या वो आपके जो भी इदारे हैं, उनका यही मकसद है यार कि भाई हमारी किसी तरह ताकत और इक़्तिदार जो हमारे पास रहे और हम अवाम को एक्सप्लॉइट करते रहें। तो इस माहौल में किस तरह हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ किसी की तवज्जो हो, जब सबकी तवज्जो यही है कि मेरी कुर्सी मेरी ताकत बच जाए, मैं बड़ा रहूँ, मेरी मर्जी का। कुछ इदारे इस तरह के भी हैं जो कहते हैं हम ये वज़ीर आज़म या फलाना वज़ीर या ब्यूरोक्रेट्स हमारी मर्जी के हों। जो मिनिस्टर आते हैं वो कहते हैं ये SHO DPOs ये DCs ये हमारी मर्जी के हों। जब विजन ही यार ओवरऑल स्टेट का ये हो और अदालतें भी फिर इस तरह के फैसले करें कि नहीं यार ये पहले इस सियासी जमात को आगे ले आते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, तो वहाँ क्या मतलब होगा। और बड़े अफसोस के साथ आज भी मुझे पता है कि कई ऐसे लोग होंगे जो शायद बड़ी बेहतरीन जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हों और एस्ट्रोनॉमी वगैरह में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हो, और आज भी उनका दिल होगा कि वो पाकिस्तान आए और मुल्क की खिदमत करें। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जब ये इंडिया की अचीवमेंट देखी होगी तो उनका दिल चाहेगा कि यार हम आज स्पार्को को ज्वाइन करें और हमारे पास जितना नॉलेज है या हमारे जितने हम अच्छे साइंटिस्ट को जानते हैं बाहर से हम उनको लाएँ और पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन हम सबको पता है कि उनको ये गवर्नमेंट अकोमोडेट ही नहीं करेगी। वो बेचारे अपनी CVs लेके दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे और हुकूमत कहेगी कि सॉरी हमें आपकी यहाँ बेसिकली वो भी है ना कि शुरू से अगर हम बात करें स्पार्को के बारे में, तो स्पार्को के जो शुरू से जो फंड्स थे वो बड़े बाद में कट डाउन करते चले गए।
मतलब मतलब ऑलमोस्ट एशिया के अंदर थर्ड था पाकिस्तान, जिन्होंने सबसे पहले, जिस मुल्क ने सबसे पहले जो है वो अपना प्रोजेक्ट बाहर भेजा, प्रोब जो है, और वो सक्सेसफुल था। उसके बाद फिर बाकी फिर रेस के अंदर और सारे मुल्क थे, बहुत सारे और मुल्क थे। तो इंडिया के अगर, एक तो दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपैरिजन नहीं है, मगर साथ ही साथ ये कि उन्होंने ये चीज़ सोची समझी देखी, उन्होंने कहा कि यार ये हमारा फ्यूचर है, अगर हमने वाकई compete करना है विद द अदर नेशंस टेक्नोलॉजी के अंदर। उन्होंने अपनी जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने आगे उनका मिशंस मार्स के भी हैं, उन्होंने मार्स के भी मिशंस किए, इवन दो फेल हुए या वो सही तरह लैंड हो गए, ये तो अब अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, मगर कहीं ना कहीं वो कोशिश से नहीं हारे, वो हारे नहीं, वो चलते चले गए। ये नेहरू जी के टाइम से काम ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, ये इसरो वाला, और अब तक चल रहा है। कितने अरसा गुजर चुका है, और हम अगर अपना दौर हम देखें तो हम उस वक्त से अब तक हम इस जो पर्टिकुलर जो हमारा स्पेस एंड अपर स्पेस एटमॉस्फेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पार्को, उनकी फंडिंग रोकते चले गए। वहाँ साइंटिस्ट को हमने रखा ही नहीं, क्योंकि ज़िया उल हक के दौर में, ये 1980s की बात है, कि ज़्यादातर स्पार्को के जो साइंटिस्ट थे वो एक तो फंडिंग ख़त्म कर दी, उसके बाद फिर ज़्यादातर साइंटिस्ट को शिफ्ट करके न्यूक्लियर की तरफ लेके चले गए। तो ठीक है, आपने अपना न्यूक्लियर, अगर आपने थ्रेट्स था, आपने अपना न्यूक्लियर पावर कर दिया, बन गए आप, तो अब आगे भी तो आपके पास और चीज़ें ऑप्शंस होनी चाहिए। आपका एक सर्टन विजन तो हो, जिस तरह बाकी भी हम पॉडकास्ट में कहते रहें कि जब तक विजन नहीं होता तब तक एक मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो ये वजह है कि आज पाकिस्तान बहुत ममालिक से बहुत पीछे है, और वो सर फहरिस्त तब आ सकता है जब हम अपने गोल सेट करेंगे और उनको हम अचीव करेंगे। मून पे जाना, मार्स पे जाना, सैटर्न पे जाना, इवन दो और गैलेक्सीज में जाना मुश्किल नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, बेहतर हो सकता है, इनएविटेबल चीज़ नहीं है कि कभी होगा ही नहीं। बहुत मुल्क कर रहे हैं, बहुत रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अब तो बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, कि फ्यूलिंग कैसे बचा सकते हैं, टाइम कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन से पर्टिकुलर इंजन्स चाहिए जो बहुत जल्दी थ्रस्टर्स के साथ जो है वो एटमॉस्फेयर से हम निकलें और हम वहाँ लैंड कर सकें। कैमरास बहुत बेहतर हैं, सोनार बहुत बेहतर है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो शायद मंजरे आम पे नहीं आती, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। तो पाकिस्तान का भी ये है कि जब तक हम इन मसाइल से नहीं निकलेंगे, द रियलिटी इसके हम स्पार्को पे नहीं पहुंच सकते यार। हाँ, मतलब गाड़ी हम अपनी बना नहीं सकते। क्या आगे हम कुछ सिर्फ करेंगे? प्लॉट काट सकते हैं, हम सोसाइटीज बना सकते हैं, फैक्ट्रियां झूठ मूठ की लगा सकते हैं, ये हमारा काम है बेसिकली। तनकीद नहीं है, मगर ये रियलिटी है। हाँ हमें यार, तो ये नहीं पता कि बिजली का रेट कब जाना है, डॉलर कितना पे हो जाएगा। आज आप कुछ हिसाब किताब सोचें, 2 दिन के बाद आपको कुछ और खबर मिलेगी। तो बड़ी अनसर्टेनिटी सा ये माहौल है इस मुल्क के अंदर। मुल्क बहुत प्यारा है, मुल्क हमारा अपना है, मगर बहुत सारे लोग इस मुल्क को छोड़ रहे हैं इसी वजूहात की वजह से कि डायरेक्शन नहीं है, चाहते क्या है किसी को नहीं पता। जो आपके बेसिकली स्पार्को के हेड्स हैं, उनके पास विजन नहीं है, क्योंकि उनकी ये डोमेन ही नहीं है। इसी तरह अगर एग्जांपल दूं कि मेरी और अहमद की डिग्रीज फ़र्क है, तो मैं अहमद का काम नहीं कर सकता, वो मेरा काम नहीं शायद कर पाए। तो इसी तरह जो रिसर्च वर्क होता है और जो R&Ds होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको हेविली फंडेड आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। आज अगर आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल होते और आपके जो ये नज़रियाती और आपके जो बॉर्डरली प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे आप इसको ठीक कर लेते, तो ऑटोमेटिकली आज जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे तरक्की कर रहे होते कि LOC पे फायर नहीं होते, दहशतगर्दी ना होती, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म ना होता दोनों मुल्कों का, और यहाँ के जो लोग हैं दोनों मिल के इंस्टीट्यूशंस बेहतर कर रहे होते। वो एक मुझे कोट भूल गया, मगर उसका लुबे लुबाब ये है कि एजुकेशन इज़ बेसिकली की फॉर सक्सेस। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली, एजुकेशन इज़ के हाउ यू थिंक, हाउ यू क्रिटिकली थिंक, आपकी रैशनलाइजेशन, आपकी बहुत सारी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द पॉइंट्स कि आप देखते हैं कि यार किस चीज़ को किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन भी वो चीज़ें नहीं करते हैं यार। हाँ, वही बात है ना, डायरेक्शन की बात है कि आप मतलब ठीक है, हम अब ये नहीं कहते पाकिस्तान भी आज रॉकेट उड़ाए और चांद पे पहुंच जाए,
रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान दे दो, कह दो कि 3 साल के अंदर हमारी मुल्क की 50% जो बिजली है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट या कर देंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज को हम रिन्यूएबल एनर्जी जो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं अगले 3 साल में हम ये 50% कम कर देंगे। हम पावर सेक्टर में ये ऐसी रिफॉर्म्स करेंगे कि जो है हमारे जो लाइन लॉसेज हैं वो इतने कम हो जाएंगे। कोई ऐसा प्लान दे दो, कोई विजन दे दो, कोई डायरेक्शन दे दो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। तारें जो बाहर हैं इनको हम अंडरग्राउंड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये आपसे नई जो जहाँ भी बिजली की तारें डलेंगी वो मतलब ऊपर नहीं होंगी, अंडरग्राउंड होंगी। कोई एक विजन दे दो टेक्नोलॉजी का, रिसर्च की कोई एक चीज़ दे दो जिससे आपको आगे नज़र आ जाए कि यार साइंस के हवाले से कोई वो काम हो रहा है। बट यार शायद वही बात है कि स्टेट की इस वक्त ये प्रायोरिटी है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि इसके अंदर मैं ऐड ये भी करता चलूँ कि अगर हम इसरो की बात करें तो तब भी नेहरू जी जो हैं, जो उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके पास शुरू में जब ये प्रपोजल लाया गया था, विक्रम दाराभाई दाराभाई या ताराभाई, माजरत नीचे लिंक में आपको दे देंगे उनका नाम, कि उन्होंने और ये जो APJ अब्दुल कलाम और भी एक साहब थे, उनका मुझे नाम भूल गया, उन्होंने जब ये नया नया ये बोला कि जी कि हम स्पेस की तरफ लाना चाहते, तो उन्होंने कहा स्पेस में हम क्यों जाएंगे, हमारी तो चाइना के साथ जो है वो लड़ाई हो रही है, हम तो बड़ा प्रॉब्लम में है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि चाइना रिसर्च कर रहा है अपने न्यूक्लियर पावर के ऊपर, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तब उसके अंदर जो विक्रम दाराभाई थे या विक्रम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम अभी नहीं ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो कल को हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। तब उन्होंने एक प्रपोजल डाला और जिसके अंदर बाकायदा अब्दुल कलाम ने ये बोला नेहरू जी को कि नेहरू जी बात ये है कि अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हमें काबीना से अप्रूव तो कराना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से करा सकते हैं कि स्पेस रिसर्च प्रोग्राम हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है कि हमें अपने एनिमीज़ की लोकेशन भी पता चल जाएगी, हमें उनकी वेयर अबाउट्स भी पता चल जाएंगे, हमारी पूरी रिसर्च होगी, तो हमारे लिए मिलिट्री भी, डिफेंस भी और आगे की टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के लिए भी बहुत बेहतर होगा। हमारा अपना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। ये तब से वो काम करें। पाकिस्तान की एक सेटेलाइट है बदर-1, जो बेसिकली 29 साल लगे थे सेटेलाइट बनाने में, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ पीपल, जो थे ही नहीं, आते थे चले जाते थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी वापस चले जाते थे। इसी तरह अभी जो है वो हमारा बंद का बंद पड़ा हुआ है स्पार्को, मगर फिर भी फंडिंग जाती है, कुछ ना कुछ काम होता है, मगर उस बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा। तो ये सारी एक हकायक हैं और इन हकायक को आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली बहुत और लोगों ने भी हकायक बताए चीज़ें। इसमें मैं एक और ऐड ऑन चीज़ करता चलूँ अहमद, के बेसिकली हमारी टोटल 2040 का स्पार्को का एक प्लान है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी कि हम तकरीबन 10 से 15 के करीब जो है सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, जो 5 जियो सैटेलाइट्स होंगी और 6 LEO सैटेलाइट्स होंगी। और उसके बाद इन्होंने जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को और बेहतर किया, मगर कहीं भी इस पूरे प्लान के अंदर हमारा कहीं प्रोब बनाने का या हमारा कहीं दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च प्रोग्राम कुछ भी नहीं, बल्कि इवन दो इंडिया का इससे आगे है प्लान कि दे वांट टू कम्पीट इन दैट वर्ल्ड रेस, के जहां वो चाहते हैं कि हम और से और बेहतर जो है वो चीज़ों को फाइंड कर सकें, देख सकें। इवन दो ये जो हम UFOs और एलियंस के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, मगर कहीं ना कहीं लोग वहाँ पहुँच ही जाएंगे और हम अभी भी बहुत बैक पे खड़े हैं। ट्रू। प्रायोरिटीज़ की बात यार, अगेन स्टेट की शायद ये प्रायोरिटीज़ है ही नहीं कि हम साइंस के मैदान में तरक्की करें। कैमरे लगा दो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसका फ़ोन टैप कर लो, जिधर चल ही ये रहा हो, तो वहाँ पे किस तरह मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या लोग स्टेट इसके बारे में सोचेगी। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल बजा है। क्योंकि बात अगर अब हम थोड़ा सा इससे ज़रा हटते हैं और हट के ज़रा बात कर रहे हैं कि बेसिक अब जो हमारी फंक्शनैलिटी है गवर्नमेंट की, वो ये नहीं देख रही कि आगे फ्यूचर क्या है। वो ये कह रही है कि हम पहले ज़रा अपना हिसाब किताब देख लें, उसके बाद हम जो है ना आगे लोगों के बारे में सोचेंगे। तो ये इदारे तो बहुत पीछे हैं। ये इदारे तो वो इदारे हैं कि अगर आप किसी एक्सट्रीमिस्ट
लोगों से पूछेंगे कि जी हमें चांद पे जाना, उन्होंने कहा जी नहीं 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 जी, हमें ज़रूरत नहीं है चांद पे जाने की, चांद तो हमारे लिए इधर खुद आ जाए। मतलब इस तरह की दकियानूसी सोच वाले लोग जो है वो कभी भी तरक्की याफ्ता इदारों को नहीं चला सकते। तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जो है वो बेसिकली एक वायरस है, और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी वायरसेस हैं, और वो वायरसेस कभी ख़त्म ही नहीं होती। ट्रू। तो ये अभी तक की पॉडकास्ट है, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और ज़रूर और सजेशन दें ताकि हम और बेहतर से बेहतर जो है आपके लिए कंटेंट लेके आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।